विज्ञान को अगर जन जन तक पहुंचाना है तो उसे लोगों की भाषा में ही और उनके तरीके से उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और ये काम पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से करते आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र मेवाड़ी जी। उनकी ये जो किताब मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। और इस वक्त हम लोग विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम में विज्ञान प्रसार के स्टॉल पर हैं। विज्ञान प्रसार ने ही ये किताब प्रकाशित की है और हमारे साथ खुद देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, विज्ञान अगर हम देखें तो सब लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप ये काम बहुत बखूबी कर रहे हैं, कहानियों के माध्यम से उसको ढालते हैं। सर, कैसे सर आपने, आपके इतने सालों से आप कर रहे हैं, कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे ये करना है और फिर कैसे सर उसको आप आगे तक लेकर के आए? जी, जब मैं 8वीं 9वीं में करीब कहानियाँ पढ़ा करता था और 10वीं से मैट्रिक से और इंटर, तब मैं हिंदी में कहानियाँ लिखने लगा था। मूल रूप से वो हिंदी की कहानियाँ थीं, लेकिन मैं विज्ञान का विद्यार्थी था। जब विज्ञान की चीज़ें पढ़ने लगा, विज्ञान की पुस्तकें पढ़ने लगा और कक्षा में विज्ञान पढ़ाया जाने लगा, तो मुझे लगा कि ये इतने जटिल भाषा में बताया जा रहा है, ये तो इतना मज़ेदार है, इतना रोचक है, इसको हम बहुत आसान ढंग से भी तो बता सकते हैं। मुख्य रूप से तो महत्वपूर्ण ये है कि हम बच्चों को वो ज्ञान दें, उसको समझाएं, बच्चा उसको समझ सके, न कि रट सके। तो इसलिए अगर कैप्सूल रूप में केवल पाठ लिख दिया जाएगा तो उसमें बच्चा केवल रटेगा, कॉमा फुल स्टॉप भी रटेगा और उसके बाद उसको 90-95% पता लगा, अंक भी मिल गए। वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम विज्ञान को बहुत रोचक तरीके से लिखें ताकि वो सरस हो, कथा कहानी की तरह से उसमें आनंद आए पढ़ने के लिए। तो इसमें एक मुझे बात याद आती है, एक बहुत प्रसिद्ध विज्ञान लेखक हैं केरल में, शिवादास साहब। प्रोफेसर शिवादास केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, उसमें रिटायर हुए। यूरेका पत्रिका के वर्षों संपादक रहे और लगभग 80-100 किताबें हैं उनकी जो बच्चों के लिए लिखी हुई हैं। वो कह रहे थे और मुझे लगा कि अरे मैं तो फिर सही रास्ते पर हूँ। वो कह रहे थे, इफ़ साइंस इज़ डिफ़िकल्ट चेंज इट टू लिटरेचर। अगर विज्ञान कठिन है तो उसको साहित्य में बदल दीजिए। तो मेरी भी उनसे बात हुई तो मैंने कहा सर यही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे शुरू में लगा ये जटिल है, इसको आसान भाषा में होना चाहिए। और अगर खाली हम लेख लिख रहे हैं तो वो तो सूचनात्मक साहित्य हो जाता है केवल। लेकिन अगर विज्ञान की उसी जानकारी को हम कथा कहानी के रूप में लिख रहे हैं, वो कहानी का आनंद देगा। अगर मैं कविता और गीत के रूप में लिखता हूँ तो वो कविता और गीत का आनंद देगा। ऐसे ही नाटकों के रूप में लिख सकते हैं, साक्षात्कार के रूप में लिख सकते हैं, डायरी के रूप में लिख सकते हैं, पत्र शैली में लिख सकते हैं, आत्मकथा और जीवनी की शैली में लिख सकते हैं। जितनी साहित्य की विधाएं हैं, अगर विज्ञान उनमें ढाला जाए और आम लोगों के लिए उन विविध विधाओं में लिखा जाए तो विज्ञान निश्चित रूप से सरल होगा। और यही काम मैं कर रहा हूँ लगभग पिछले 56-57 वर्षों से। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। मेरी जो भी पुस्तक आप देखेंगे, जैसे ये पुस्तक आपने बताया मेरी नाटक में विज्ञान, इसमें मेरे श्रव्य नाटक हैं, ऑडियो नाटक हैं सारे, और इनको बदला जा सकता है। इसमें सारा साइंस के 50 इसमें टाइटल है। बल्कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक प्रोफेसर आए थे तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये होती थी कि कंटेंट नहीं होता था विज्ञान का। हम विज्ञान के नाटक करना चाहें लेकिन कंटेंट नहीं है, और वो भी प्रामाणिक कंटेंट। तो इस किताब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, कहने लगे, कि अब हमें कंटेंट मिल जाएगा। फिर नाटक को जो श्रव्य है उसको दृश्य में भी बदल सकते हैं, वो तो मंच के लिए, मंचन के लायक भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से मैं लगातार प्रयास करता रहा हूँ। और इसलिए कहता हूँ मैं, मेरी एक चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ कि मैं तो साहित्य की कलम से विज्ञान लिखता हूँ, क्योंकि मेरी कलम पहले साहित्य लिख रही थी। जब विज्ञान लिखने लगी तो साहित्य की सरसता उसमें चली आई। तो मेरी जो भी पुस्तकें, आप मेरा विज्ञान नामा है, विज्ञान बारहमासा है, विज्ञान की दुनिया है, विज्ञान और हम है, इस तरह से तमाम पुस्तकें हैं। नाटक में विज्ञान है। इस तरह से मेरी प्रिय विज्ञान कथाएं हैं। तो आपको विविध विधाओं में लिखी हुई पुस्तकें मिलेंगी मेरी। और ख़ासियत ये है कि उसको बच्चा भी पढ़ेगा, वो बच्चे के पिताजी भी, माँ भी पढ़ रही हैं, क्योंकि वो सभी के लिए है। वो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते और विज्ञान सभी के समझ में आने वाला विज्ञान। मेरा भी लक्ष्य यही है कि किताब हो तो उसको पढ़ें, परिवार में सभी लोग आनंद से पढ़ें उसको। जब आप किस्से कहानियों में गढ़ के विज्ञान के जो नियम होते हैं उनको आप लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो किस तरह का रिस्पांस रहता है बच्चों का? क्या बच्चों की रुचि बढ़ती है इसमें? मैं जहाँ भी किस्से कहानियों में विज्ञान सुनाता हूँ, बच्चे उसके बाद यही कहते हैं कि हमें कक्षा में विज्ञान ऐसे क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। हर जगह बच्चे
ये बात बोलते हैं। जैसे मैं उन्हें सौरमंडल की सैर पे ले जाता हूँ, सौरमंडल की सैर पे ले जा रहा हूँ, मेरे पास मेरा कल्पना अंतरिक्ष यान है, मैं सारे बाल अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करता हूँ। उसके बाद उसमें हमारा अंतरिक्ष यान तैयार होता है, अंतरिक्ष की ओर छूटने को तैयार है और उल्टी गिनती सुनाई दे रही है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और लो, ये हमारा कल्पना अंतरिक्ष यान लगातार अंतरिक्ष की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हम तारों की छाँव में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अरे तारों की छाँव में दोस्तों, मेरे साथ तारों का गीत गाओगे क्या? सब बच्चे कहते कि हाँ हम गाएंगे, और मेरा लक्ष्य कुछ और है। तारों का गीत तो फिर चलो गाते हैं। आसमान में लाखों तारे, आसमान में लाखों तारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे, एक गंगा धरती में बहती, एक बहती आकाश में, उस गंगा में लाखों तारे, तारे कितने सारे, टिमटिमाते तारे, उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा, उन तारों में एक हमारा सबसे प्यारा तारा, जीवन दाता है कहलाता तारा सबसे न्यारा। जानते हो दोस्तों उस तारे का नाम क्या है? अब बच्चे समझ जाते हैं, सूर्य। क्योंकि एक ही तारा है हमारा इस पूरे सौरमंडल में, एक तारे के चारों ओर हमारे सारे ग्रह, हमारे प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स सब घूम रहे हैं। इसलिए जो है हम अपने सूर्य को याद करते हैं। फिर तब तक हम जो है सूर्य के पास पहुंच जाते हैं बातों बातों में। लो दोस्तों, हम तो सूर्य के पास पहुंच गए। वो लंबी कहानी है, कैसे उसकी लपलपाती जीभें हम लपटें देख रहे हैं, कैसे इतना धधक रहा है। बच्चों को ये पता नहीं होता कि इतना गर्म क्यों है, कैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है, एक सेकंड में कितनी बदल जा रही है, और कैसे उसमें से ऊर्जा मुक्त हो रही है, ताप में बदल रही है। ये सब देखने के बाद तो दोस्तों चलें फिर आगे। इसके परिवार का पहला सदस्य कौन है इसके सबसे करीब? तो बताते हैं मरकरी, मरकरी बुध ग्रह है, बुध। फिर हम बुध की ओर चले जाते हैं। इस तरह हम पूरे सौरमंडल के आखिर तक जाते हैं, और जब लौटते हैं तो हमें एक आसमान में, अंतरिक्ष में जो है एक धूमकेतु हमारे सौरमंडल की ओर आता हुआ दिखाई देता है। हम उसको देखते हैं और उसकी हरी और नीली पूंछ बनती हुई देखते हैं, तो वो धूमकेतु के बारे में भी जानते हैं। मैं अपने अंतरिक्ष यान को, कमांडर देविदा कहलाता है वो, कमांडर देविदा अपने यान को बचाता हुआ आ रहा है। बचाते बचाते जो है उसमें उल्का पिंडे टकराते हैं तो उनसे बचाता है, और ला करके किसी तरह हवा में प्रवेश करते हैं वायुमंडल में। और उसके बाद वो पूछता है, दोस्तों जानते हो वो दूर एक नीला छोटा सा गोला दिखाई दे रहा है, जानते हो क्या है वो कहते हैं हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। और उसके बाद और नीचे उतरते हैं तो हमें नीचे अपना भारत देश दिखाई देता है। भारत देश को देखते ही मैं उनसे पूछता हूँ कि जानते हो जो हमारा प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा, उनसे उस समय के प्रधानमंत्री ने पूछा था कि राकेश जी, अंतरिक्ष से हमारा भारत देश कैसा दिखाई देता है? ये प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा था उस समय। तो उसमें जो है उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बोला था इसमें से। बच्चों को याद होता है, फिर उसके बाद वो ये गीत गाने में लग जाते हैं सारे। अब ये सारे बातों में सारे, और उसके बाद मैं उनको बिल्कुल सुरक्षित धरती पे उतार लाता हूँ, और बिल्कुल सुरक्षित धरती पर आकर के, और उसके बाद जो है फिर हम ये जीवन का गीत वगैरह गाते हैं सारा। तो बच्चे केवल गाते, हंसते, बोलते, किस्से सुनते हुए, और उनमें भी हर ग्रह के साथ जुड़ी हुई कहानियां हैं। मंगल ग्रह है तो उसमें जो है H.G. वेल्स का जो है वो प्रख्यात नाटक उसमें आ जाता है, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। कैसे अमेरिका और कनाडा में लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे जब नाट्य रूपांतर हुआ। हर ग्रह से जुड़ी हुई बातें हैं, तो उनको सुनते सुनते सौरमंडल कहीं ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। सर, ये जो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम आयोजित हो रहा है 75 जगहों पर, आपको लग रहा है कि इसी तरह से आने वाले समय में विज्ञान लोगों तक और पहुंचेगा, अपनी पकड़ और लोगों तक मौजूद करेगा, और बच्चों के और जन के लोगों तक, मन तक ये पहुंचेगा? जी, मुझे लगता है कि पहली बार एक महोत्सव विज्ञान का हुआ है, क्योंकि विज्ञान एक हिस्सा होता था किसी भी विशाल प्रदर्शनी का। राष्ट्रीय प्रदर्शनियां लगती थी, उनमें विज्ञान भी एक उसका हिस्सा होता था। ये पहली बार है जबकि विज्ञान अपने आप में एक प्रदर्शनी का पूरा आयोजन जिसने किया है, और न केवल एक जगह बल्कि 75 जगहों पर देश भर में इसका आयोजन किया है। और उन 75 जगहों में जो विज्ञान संचारक हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो जाके आम लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। वो तरह तरह से अपनी शैलियों में विज्ञान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा
पुस्तक मेला लगाया गया है जिसमें विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध हैं। यहाँ आकर के जो भी दर्शक आ रहे हैं, जो पाठक आ रहे हैं, वो विज्ञान की पुस्तकें सीधे खरीद सकते हैं। इससे निश्चित रूप से विज्ञान के प्रसार में मदद मिलेगी और ऐसे मेले होने चाहिए भविष्य में भी, जिनका केंद्र जो है, जो केंद्रित हो, जिनका फोकस जो है वो विज्ञान हो, वो विज्ञान के लिए ही समर्पित है। मैं अभी कल परसों गुरुकुल कांगड़ी में था, वहाँ भी इसी का आयोजन हो रहा है 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अर्थ में। वहाँ पर भी इसी तरह का कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ बच्चे थे काफ़ी मौजूद ऑडिटोरियम में, तो उनसे बातें हुई। मैंने कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान पर बात की और छात्राएं बहुत थी। मैंने पूछा, बेटे आप लोग बता सकते हो कि किसी भी भारतीय, किसी महान वैज्ञानिक का नाम बताओ। बच्चों को नहीं पता है, हमको भी नहीं पता था, क्योंकि हमारी पुस्तकों में पढ़ाया नहीं गया, कभी हम नहीं जानते। मैंने कहा कभी अन्नामणि का नाम सुना है, कभी जानकी अम्बाल का नाम सुना है, तो उनको नहीं पता था। तो उनके बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके योगदान के बारे में बताया कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। और उसी के साथ जो है राष्ट्र प्रेम की जहाँ तक बात है, तो चंद्रशेखर वेंकट रामन साहब के बारे में कि कैसे वो स्टॉकहोम में जब उन्होंने देखा कि मैं अकेला बंद गले का कोट पहने हुए और पगड़ी बांधे हुए एकमात्र भारतीय हूँ, तो वो रुआं से हो गए। और जब पलट कर पीछे देखा तो वो यूनियन जैक के नीचे जो है वहाँ खड़े थे। तो उनका कहना था कि मेरे देश का अपना राष्ट्र ध्वज तक यहाँ पर नहीं है, मेरे देश को आज़ादी मिलनी चाहिए, मेरा देश स्वतंत्र होता तो आज मैं इस जगह अपने झंडे के नीचे खड़ा होता, अपने राष्ट्र ध्वज के नीचे खड़ा होता। इस तरह के देश प्रेम की बातें उसमें इनको बताई। मेघना साहा जो 12वीं तक में पढ़ रहे थे, पैर में जूता नहीं था। बैमफील्ड फुल्लर एक गवर्नर उनके यहाँ स्कूल में आया था और उसने अचानक कहा कि जूता नहीं पहनना है। बाद में उनको रेस्टिकेट कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया, वजीफ़ा बंद हो गया। तो कहाँ जाएं? तो वहीं एक प्राइवेट जुबली कॉलेज था, जुबली कॉलेज में उनको एडमिशन मिल गया, वजीफ़ा भी मिल गया। उसके बाद जो है उन्होंने पढ़ा और मतलब घर में इतना, एक छोटी सी किराने की दुकान, माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि पढ़ा सकें, लेकिन कंसाई नदी थी गांव के बगल में, उसको पार करके तैर करके आते थे, नाव चलाना जानते थे, तैरना जानते थे। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब कलकत्ता में पढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे विज्ञान की राह खुलती चली गई। और आज अगर हम दुनिया में तारों में कौन सा तत्व है और तारों का तापमान क्या है इसको पता करते हैं, तो आज हम साहा इक्वेशन से ही जो है उसका पता लगाते हैं। ये इतनी महान खोज मेघना साहा ने की कि धरती पर बैठे बैठे हम तारों में क्या तत्व हैं और उनका तापमान कितना है इसका पता लगा लेते हैं। एक बच्चा नंगे पैर जो कि 12वीं तक में पढ़ रहा है, जिसके पास फीस देने के लिए नहीं था, जो डॉक्टर अनंत कुमार दास की गाय की देखभाल करता था और उसकी देखभाल कर कर के उसको अपने घर में रहने की जगह दी थी, उन्होंने खाना देते थे। तो इस तरह से जो संघर्ष है ना, वो संघर्ष वैज्ञानिकों का वो भी पाठ का हिस्सा होना चाहिए। हम जब मेघना साहा के बारे में बोले तो उनके संघर्ष को भी बताएं, वो निश्चित रूप से होना चाहिए। नहीं तो पाठ में केवल जो आपने कहा इक्वेशन और फॉर्मूले तो केवल रटने पड़ेंगे। हम बच्चे को बताते बताते यहाँ तक ले आए तो बच्चा खुद ही पूछेगा, तो फिर अंकल उन्होंने क्या किया, तो सर फिर मेघना साहा ने किया क्या, वो खुद पूछेगा और वो खुद रिसेप्टिव होगा उसमें जानने के लिए कि उन्होंने आखिर क्या कर दिखाया। देवेंद्र जी, विज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम इंडिया साइंस चैनल भी कर रहा है, नेशन साइंस चैनल है, इसके बारे में अगर आप दो शब्द कहना चाहें तो। ये पहली बार, ये भी मतलब ये कई ऐसी पहल हैं जो कि देश में पहली बार हुई। इंडिया साइंस चैनल पहली बार देश में शुरू हुआ और जब शुरू हुआ तो लगातार जो है वो चल रहा है और उसमें तरह तरह के प्रोग्राम आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं। नाना प्रकार के प्रोग्राम जिनके माध्यम से जिसको भी साइंस में रुचि है उस तरह के प्रोग्राम्स को लोग देख रहे हैं। ऐसा दर्शक वर्ग विकसित हुआ है जो पहले नहीं था, जो कि अब भारत के विज्ञान के बारे में जानना चाहता है विशेष रूप से, क्योंकि
ये भी एक कोशिश की गई है विज्ञान प्रसार की ओर से भी था, जैसे इसमें साइंस वायर और इस तरह के प्रोग्राम जिनके माध्यम से भारतीय प्रयोगशालाओं से भारतीय वैज्ञानिकों के किए हुए अनुसंधान के बारे में पता लगने लगा। पहले नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी, और वो इंडिया साइंस चैनल के माध्यम से हमें विविध विधाओं में जो है वो इंडिया साइंस चैनल के माध्यम से हमारे सामने आता है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा काम है जो इंडिया साइंस चैनल कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देवेंद्र मेवाड़ी जी जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर विज्ञान को लोगों तक पहुंचाना है तो उन्हीं की भाषा में और उन्हीं की रुचि के आधार पर इसको पहुंचाना होगा। अश्विनी कुमार गुप्ता, इंडिया साइंस चैनल, दिल्ली।